और ये क्वेश्चन है तुम्हारे दो और उसके बाद एक एक नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। तो आप सुन रहे देखना है सचिन, सुन रही है? अब देखो इधर जरा। ये पहला वाला तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा, 3 नंबर में आता है। अब देखो इधर, 25 डिग्री सेल्सियस पर 6% यूरिया बिलियन का परासरण दाब ज्ञात करना है, आर का मान देखना। देखो सबसे पहले परसेंटेज समझो क्या होता है। 6%, 6% प्रतिशत का मतलब होता है 100। अगर कोई चीज़ 6% है इसका मतलब 100 में से 6% है। समझ आ रही है? 100 में से 6% है, क्या मतलब हुआ? हम कहेंगे 6%, पहले वाले का आंसर है 6% यूरिया के, 6% यूरिया के बिलियन का अर्थ है कि 100 ml, या ब्रैकेट में हम कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब में 6 ग्राम यूरिया घुला है। 100 ml बिलियन में 6 ग्राम यूरिया घुला है। 6% का मतलब ये होता है। अब जब हमें पता चल गया तो हमें विलय की मात्रा भी पता चल गई और बिलियन का आयतन पता चल गया। परासरण दाब निकाल लेंगे तो हम कहेंगे परासरण दाब की समीकरण से, परासरण दाब की समीकरण से, और परासरण दाब की समीकरण होती है पाई बी बराबर NRT। हमें परासरण दाब निकालना है तो बी को भी नहीं चले जाएंगे, तो पाई बराबर NRT अपॉन बी, और बी यहाँ लीटर में है। अभी हम यहाँ क्या करेंगे, देखो एन की वैल्यू खोल देंगे, भार बटे अणुभार इंटू RT अपॉन बी। अगर हमने इसे ml में ले लिया तो यहाँ गुणा 1000 कर देंगे। ये परासरण दाब की समीकरण बन गई, समीकरण नंबर 1। अब इस आधार पर हम देखेंगे हमारे पास है क्या क्या, दिया क्या क्या है। तो विलय की मात्रा दी है इन्होंने 6 ग्राम, आर का मान इन्होंने दिया है 0.0821 लीटर ATM प्रति केल्विन प्रति मोल, ऐसे करके। फिर आर के बाद में आ जाता है टी। देखो टी जो दिया है ना इन्होंने 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, हमें लगाना होता है केल्विन में बदल कर। कितना हो जाएगा? 298 केल्विन। और जी इसके बाद आ जाता है एम। एम यूरिया का अणु भार जो होता है वो कितना हो जाता है 60। बी हमें पता चल गया 100 ml है, बिलियन का आयतन है। यहाँ सारे मान पता चल गए, यहाँ लगा देंगे हम, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। 3 नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं। 6/60 इंटू आर का मान है 0.0821, टी का मान है 298 और जिसका मान है 100 और गुणा 1000। अब देखो इधर कैलकुलेशन आसान करने का तरीका ये है कि तुम 0.0821 4 अंकों ना करके ना 3 अंकों तक मान निकाल दो, तो 3 अंकों तक मान भी काफ़ी शुद्ध आता है, सही आता है। तो इससे हमारी थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हम दशमलव हटा के 3 जीरो बढ़ा देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी।
अब हमारे पास 6 से 6 ये कैंसिल हो गया, ऊपर बचा है 82 और ये 298, नीचे 100 और 10 ये है 1000 ये है। गुणा कर देंगे, तो गुणा करने का तरीका ये है 100 माइनस 2। यहाँ 100 आएगा, कट गया, ये बचा, एक ये बचा, 60 का भी 0 बचा है, तो यहाँ आ जाता है 1000। अब हम इसमें गुणा करेंगे इसकी, तो 3 दूनी 6 हो जाते हैं और 8 दिया 24 हो जाते हैं, माइनस 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। देखो पहले तो इस 0 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, और 6 ये 6 तो 1 5 रह गया होगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, और ये 24 और नीचे चला है 1000। 0.3 अंकों बाद लग जाएगा 24.436। ATM दाब नापते हैं, ATM में ये तुम्हारा आंसर हो जाता है। कितना है? इसके बाद वो कहने 27 डिग्री सेल्सियस पर शर्करा विलयन का परासरण दाब इतना है, इसकी सांद्रता ज्ञात करनी है। देखो इधर हम कहेंगे परासरण दाब की जो समीकरण है, परासरण दाब की समीकरण से पाई बी बराबर NRT अपॉन बी। देखो मोलों की संख्या बटे आयतन जो होता है ना, ये C बन जाता है, और C हमें निकालना है सांद्रता, तो C बराबर पाई अपॉन RT हो जाएगा। अब यहाँ T की वैल्यू देखो, अब ये समीकरण नंबर 1 मान ली, दिया क्या क्या है वो देख लेंगे। पाई का मान दिया है इन्होंने 2.46 ATM, R का मान इन्होंने दिया है 0.0821 लीटर ATM प्रति डिग्री प्रति मोल, और जी इसके बाद में आ जाता है T, सत्ताईस डिग्री सेल्सियस था, 27 में 273 जोड़ दो, 300 केल्विन। ये सारी वैल्यू समीकरण 1 में लगा दो और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। C बराबर 2.46, R की जगह तो आ गया 0.0821 नहीं लिख रहे हम, और यहाँ आ जाएगा 300। देखो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ 3 अंक हैं, तो 3 3 कर लिया, दशमलव से दशमलव हट गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 1 3 और 3 8 24 और 3 दूनी 6 दिख रहा है, और जी 82 से 82 कट गया, तो 1/10 C का मान आ जाएगा, या C बराबर जो ना 0.1 आ जाएगा मोल प्रति लीटर। ये सांद्रता आ गई। तो इस तरीके से तुम्हारे ये आंसर आ जाते हैं। इसे उतारो, इसके बाद करते हैं तुम्हारे 1 नंबर वाले क्वेश्चन और चैप्टर खत्म हो गया तुम्हारा। देखो इधर 1 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं तुम्हारे, और इसमें पहला क्वेश्चन है समपरासारी विलयन किसे कहते हैं? ध्यान से सुन रहो, बार बार आया हूं, कुछ ना चलेगा। क्वेश्चन है समपरासारी विलयन किसे कहते हैं? आंसर है वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासारी विलयन कहलाते हैं, नियत ताप पर। लिखो क्वेश्चन पहले।
लिख लिया। इसमें लिखेंगे आंसर में नियत ताप पर वे विलयन, आंसर भी लिख लिया क्या? तो अगर ऐसा लिख लिया कोई बात नहीं, ऐसे लिख लिया कि वे विलयन जिनके परासरण ताप समान होते हैं ये समपरासरी विलयन कहलाते हैं, जबकि ताप नियत रहता है। समझाने के लिए था, परिभाषा तो मुझसे बोली आगे, नियत ताप तो रहेगा। वे विलयन जिनके परासरण ताप जबकि ताप टेम्परेचर नियत रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन है समदाबी विलयन किसे कहते हैं? समदाबी, समदाबी विलयन किसे कहते हैं? ना ना ना, नियत ताप पर वे विलयन लिखो, नियत ताप पर वे विलयन, नियत ताप समदाबी में, नियत ताप पर वे विलयन जिनके वाष्प दाब समान होते हैं, टेम्परेचर नियत है। नियत ताप पर वे विलयन जिनके वाष्प दाब समान होते हैं, वाष्प दाब समान होते हैं, समदाबी विलयन कहलाते हैं। किसे कहते हैं? अति परासरी और अर्ध परासरी विलयन किसे कहते हैं? इसलिए लेंगे नियत ताप पर दो बिलियनों में से, नियत ताप पर 2 बिलियनों में से, 2 बिलियनों में से वे बिलियन, 2 बिलियनों में से वे बिलियन जिनका जिनका परासरण दाब, जिनका की जगह ना यार जिसका करना है, जिसका परासरण दाब, जिसका परासरण दाब अधिक होता है, जिसका परासरण दाब अधिक होता है, अधिक होता है, अति परासरी विलयन कहलाते हैं। अति परासरी विलयन कहलाते हैं। और जिसका परासरण दाब कम होता है अर्ध परासरी विलयन कहलाता है। असली
पहले वाला जो वो कहलाते हैं लिखा ना, वो सभी कहलाता करना, मतलब एक सिंगल वचन में लिखना, बहुवचन में नहीं लिखना है। जो अति परासारी वो वाला लाइन है ना, अति परासारी बिलियन कहलाते हैं कि ये कहलाता है, सिंगल वचन, और दूसरा कहलाता है। इसमें लेंगे कौन सा सांद्रता पद, क्वेश्चन लिखेंगे। कौन सा सांद्रता पद ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। ये दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ताप बढ़ाने पर किसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है। हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये तुमने 9 प्रकार की सांद्रताएं पढ़ी थी, याद है, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, फॉर्मलता, 9 प्रकार की पढ़ी थी। उन 9 में से ऐसी कौन कौन सी सांद्रताएं हैं जिन पर ताप बढ़ाएं तो उन पर कोई फर्क ना पड़े, समझ गए। तो क्वेश्चन है ये, और वो 2 सांद्रताएं हैं, 9 में से बाकी 7 बदल जाती हैं ताप बदलने पर, 2 जो है वो नहीं बदलती हैं। उनमें से एक है मोललता, दूसरा है मोल प्रभाज। अगर तुम्हें 2 चीजों से किसी का गाढ़ापन पता करना पड़े, 2 चीजों से, एक है मोलरता, एक है मोललता, ठीक है, कभी एक बिलियन है, इसकी तुम्हें सांद्रता चेक करनी है, गाढ़ापन चेक करना है, किसी भी विधि से चेक कर दो। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हो, एक तुम मोललता से भी उसकी सांद्रता बता सकते हो, एक तुम मोलरता से भी उसकी सांद्रता बता सकते हो। तो याद रखना मोललता से बताना, क्यों, क्योंकि मोललता की सांद्रता ज्ञात कभी ज्यादा स्थायी होती है, इसमें त्रुटि नहीं होती, क्योंकि ये ताप बदलने पर बदलती नहीं है। जबकि नॉर्मलता या मोलरता या बाकी और 7 जितनी सांद्रताएं हैं वो सांद्रताएं तो ज्ञात कर दोगे, लेकिन 1-2 नंबर का इधर उधर का फर्क हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वातावरण का या कहीं ना कहीं का टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है और सांद्रता एक्यूरेट नहीं आएगी। तो कोई कहे कि किस विधि द्वारा सांद्रता ज्ञात करना ज्यादा विश्वसनीय होता है, विश्वसनीय का मतलब क्या होता है कि हमें एक्यूरेट मान पता चले, उसमें त्रुटि ना हो, तो या तो मोललता से ज्ञात करके बताओ या मोल प्रभाज से, समझ गए, क्योंकि इन पर ताप बदलने पर इन पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। आंसर लिख लो। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिक ताप बिलियन, क्रांतिक बिलियन ताप क्रांतिक बिलियन ताप किसे कहते हैं।
इसमें लिखेंगे वह ताप जिस पर वह ताप जिस पर वह ताप जिस पर 2 बिलियन वह ताप जिस पर 2 बिलियन समांगी मिश्रण बना लेते हैं। वह ताप जिस पर 2 बिलियन समांगी मिश्रण बना लेते हैं। दो बिलियन समांगी मिश्रण बना लेते हैं। क्रांतिक बिलियन ताप कहलाता है। क्रांतिक बिलियन ताप कहलाता है। क्वेश्चन है